हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमन वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को अनाउंस किया था कि आप लोगों को हम शाम 7 बजे जो है क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत अनसॉल्व पेपर के सोल्यूशन की क्लास प्रोवाइड करेंगे। ये आप लोगों का अनसॉल्व पेपर है। आप लोगों के पास किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व पेपर हो, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे वो सभी प्रकाशन के अनसॉल्व पेपर में सेम होंगे। बस आप पेपर कोड को देख लीजिएगा, पेपर कोड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, आपको पूरा जो है सोल्यूशन कराया जाएगा। आपको प्रश्न तो मैं स्क्रीन पर लगा ही दे रहा हूँ, जिन लोगों के पास अनसॉल्व पेपर नहीं वो भी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाती है। आपको ये भी अंदाजा हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में हमें किस प्रश्न पर कितना समय देना है, यानी बोर्ड एग्जाम के लिए आप बिल्कुल एकदम कायदे से प्रिपेयर हो जाते हो। तो मैं कहूँगा कि आप सभी लोग इस अनसॉल्व पेपर को, जो मैं आपको अनसॉल्व पेपर के सोल्यूशन की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनको आप जरूर कंटिन्यू कीजिए, कोई भी पॉइंट को मिस नहीं कीजिए, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आप लोगों को लगातार क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बोर्ड एग्जाम के पहले आप लोगों की बेस्ट तैयारी हो सके। ठीक, तो जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों को नहीं शेयर किया, शेयर जरूर कर दें। तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 2022 का पहला सेट है, तो पहले सेट के मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पूर्ण रूप से सॉल्व करा दिया है। पिछली क्लास में मैंने एक क्लास इसकी दे रखी है, और वो क्लास अगर आपको ना मिले, देखिए मैंने प्लेलिस्ट को आज क्रिएट ही कर दिया है। अगर आपको क्लास ना मिले तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए आज के क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, और खंड बा तक के प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा दिया, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 तक के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, जो कि खंड सा के अंतर्गत आता है। तो 3 का जो पहला पार्ट है, जिसको का पार्ट बोला गया यहाँ पर, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। देखिए, मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पर सोल्यूशन दे रहा हूँ, तो लैंग्वेज में तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो मैं आप लोगों को बोल के बताऊंगा कुछ चीज़ें, और प्रयास करूंगा कि आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के लिए मौका भी दे दूंगा, है ना। लेकिन सबसे पहले प्रश्न को अच्छे तरीके से समझाएंगे, उसके बाद ही आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम कहेंगे। तो इसमें प्रश्न में पूछा गया कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। यानी रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग था वो पहले क्या था, उसको जान लीजिए। देखिए, रदरफोर्ड ने क्या किया था, 1911 ईस्वी में परमाणु की संरचना जानने के लिए जो अल्फा किरणों का बारीक किरणपुंज था उसको स्वर्ण पत्र से टकराया था। ठीक, और टकराने के पश्चात उन्होंने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए थे। मैंने आपके सामने फिगर बनाया, इसको हम भली बात आपको समझा देते हैं। देखिए कैसे निष्कर्ष उन्होंने निकाले थे। सारे निष्कर्ष अभी आपको समझ में आ जाएंगे, इसी फिगर में हुआ है। ठीक है, सब फिगर में ही निष्कर्ष है। आप देखिए, यहाँ पर आपका ये अल्फा किरणपुंज है, आप देख सकते हो। जब इस अल्फा किरणपुंज को बारीक स्वर्ण पत्र से टकराया गया तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ अल्फा कण जो है वो बिना विचलित हुए, यानी बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। आप देख सकते हो, यहाँ पर इसको सीधे निकल गया, यहाँ पर सीधे निकल गया, यहाँ पर सीधे निकल गया। तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो कुछ अल्फा कण होते हैं वो स्वर्ण पत्र से बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला। इससे उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि जो परमाणु है, परमाणु का जो अधिकांश भाग वो क्या है, खोखला है। पहला निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला। दूसरी चीज उन्होंने ये देखी कि जो ये अल्फा किरण पुंज है, इसमें देखा कि जो अल्फा किरण है वो क्या होती है कि कहीं कहीं पर आपकी प्रकीर्णित हो रही है 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक, यानी 90 डिग्री के कोण पर या तो अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो रही है। ये प्रकीर्णित क्यों हो रही है, तो इन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष ये निकाला कि जो परमाणु है, परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग है। अगर धनावेशित भाग ना होता तो ये अल्फा किरण जो है ये प्रकीर्णित ना होती, यानी प्रतिकर्षित कदापि नहीं होती। आप लोगों को पहले चैप्टर में बताया गया कि अगर सजाती आवेश हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि जो अल्फा किरण पुंज है वो धनावेशित होता है। अगर ये प्रकीर्णित हो रहा है यानी प्रतिकर्षित हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि परमाणु के नाभिक में कोई ना कोई धनावेशित है, तभी तो धनावेशित से जब टकराता है तो प्रकीर्णित होता है, नहीं प्रतिकर्षित होता है। तो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के नाभिक में कुछ भाग केंद्र में धनावेशित है, इसीलिए जब अल्फा किरणपुंज जाकर उस भाग से टकराता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, यानी प्रतिकर्षित हो जाता है। दूसरा निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला। ठीक है ना, अभी आप लोगों को लिखाएंगे हम, आप टेंशन मत लीजिए, पहले समझिएगा प्रश्न को। तीसरा उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, तीसरा उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बहुत ज़्यादा मात्रा में
मतलब जैसे हम बात करें 20,000, लगभग 20,000 अल्फा कण किरण पुंज में 20,000 अगर अल्फा कण जो है इस स्वर्ण पत्र से टकराते हैं तो उसमें कहीं एक अल्फा कण जो होता है वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट पाता है। बाकी जो आपके अल्फा कण होते हैं वो प्रकीर्णित हो जाते हैं या सीधे निकल जाते हैं बिना प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि 20,000 अल्फा कणों में से कोई एक अल्फा कण होता है जो कि जो है उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसके केंद्र में केंद्रित होता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक। उन्होंने ये बताया कि लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक ऐसा अल्फा कण होता है जो कि टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस आता है। इससे उन्होंने पता लगाया कि परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान है वो उसके केंद्रक में उपस्थित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। तो ये 3 निष्कर्ष निकाले, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से आप इसके 3 निष्कर्ष लिख सकते हो। आपको देखिए यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए जो है मौका दे देंगे। आप इस प्रश्न को ऐसे नोट कर सकते हो, जो मैंने बोला है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए, हम हट रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को भली भांति समझ लिया है। अब चलिए बढ़ते हैं खा पाठ की ओर, ठीक है ना। देखिए फिजिक्स है, थोड़ी थ्योरी होती है, और थ्योरी को अगर यहाँ पर लिखेंगे तो भाई समय बहुत लगेगा। समझाया जा सकता है आप लोगों को, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो आप तुरंत लिख डालोगे। तो देखिए यहाँ पर तीसरे के खा पाठ में ये बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की 2 विशेषताएं लिखिए, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। मतलब आपको क्या करना है, इनके संचरण आरेख भी आपको खींचना है, जिसमें आपको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करना है। सबसे पहले इन्होंने बताया है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं हैं, 2 विशेषताएं पूछी हैं। तो सबसे देखिए 2 विशेषताएं सभी को आना चाहिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। प्रश्न में ये बोला गया है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी 2 विशेषताएं आप बताइए, और उसके बाद बताया गया है कि इनके संचरण आरेख खींच करके आपको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अवयव भी दिखाना है। तो देखिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनकी 2 विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता ये होती है कि जो ये तरंगे होती हैं ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। किससे उत्पन्न की जाती हैं? ये जो तरंगे होती हैं ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। पहली विशेषता तो इनकी ये हो गई। दूसरी विशेषता ये होती है कि जो ये तरंगे होती हैं इनकी जो प्रकृति होती है, इन तरंगों की जो प्रकृति होती है, ये सबसे सरल विशेषता है आपको मैं बता रहा हूँ। इनकी जो प्रकृति होती है वो आपकी अनुप्रस्थ होती है। कैसी प्रकृति होती है? अनुप्रस्थ होती है, ठीक। और क्लास 9th में आप लोगों ने ध्वनि चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें आप लोगों ने अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे पढ़ा था। उसमें बताया गया था कि जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अब यहाँ पर इसमें यह भी बोला गया है कि इनके संचरण आरेख खींच करके आपको विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाना है। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए हम एक लाइन ऐसे खींच लेंगे जो कि तरंग संचरण की दिशा हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सीधा नहीं दिखाई पड़ा है, दोबारा खींच लेते हैं, ठीक। चलिए थोड़ा छोटा ही फिगर बना देंगे, सीधा तो वैसे नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद एक दिशा ये हो जाएगी और एक दिशा ये, परस्पर तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, ठीक। मेरा फिगर थोड़ा टेढ़ा बनेगा, आप इसको सीधा कर लीजिएगा क्योंकि हम मार्कर खिंचाते हैं तो यहाँ पर इधर उधर थोड़ा हो जाता है। उसके बाद ये हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। और जो ये दिशा हो जाएगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र, जिसे आप बी से प्रदर्शित करते हो। और जो ये तरंगे होती हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, ऐसे ये जो दिशा हो जाएगी वो संचरण की दिशा हो जाएगी, तरंग संचरण की दिशा। ओके, फिगर को थोड़ा ऐसे हम बनाएंगे, ऐसे, ठीक है ना, बन गया। अब इसमें देखिए ये चूंकि ये तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, तो इसमें माध्यम के कण जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो लंबवत ऐसे हम दिखा देंगे भाई, ये आपका आरेख हो जाएगा, ठीक। इधर ऐसे दिखा देंगे,
तो ये 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया था। ठीक, इस तरीके से आप दिखा सकते हो, तीर बनाना है तो बना सकते हो। ठीक, ये विद्युत चुम्बकीय जो तरंगे हैं इनके संचरण के लिए मैंने आरेख खींच दिया, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित कर दिया और चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित कर दिया। चूंकि ये तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, इसलिए इसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जो तरंग संचरण की दिशा दिखाई है वो माध्यम के कण के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिखाई है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूर्ण होता है। तो बताइए समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? 2 विशेषताएं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए, हम हट जाएंगे, नहीं बाद में कहोगे कि सर जी आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए हटते नहीं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रश्न आपका पूर्ण हुआ। आगे बढ़ते हैं भाई गा पार्ट की ओर, ठीक है ना, इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम और बढ़ते हैं गा पार्ट की। गा पार्ट को देखिए भाई, इसमें क्या बोला जा रहा है। अब देखिए जो न्यूमेरिकल आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आया है और इसको बहुत ध्यान से समझना है, इतना आसान भी नहीं। इसमें बोला जा रहा है कि प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब जो है वो एक ही बिंदु पर बने। प्रश्न में कुछ ऐसा पूछा गया है। अब इस न्यूमेरिकल को आप डायरेक्ट फार्मूला रख करके नहीं लगा सकते हो, उसको समझना पड़ेगा, डेरिवेशन को समझे तभी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप लोग देखिए डेरिवेशन के लिए प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सारे डेरिवेशन बताए गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 2 स्रोत हैं। इसको पहले फिगर बना के हमें समझाना पड़ेगा। ठीक, एक स्रोत आपका P1 है, चलिए A मान लेते हैं, एक स्रोत आपका B, 2 स्रोत है प्रकाश के, इनके बीच की दूरी टोटल कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। और ज्ञात कीजिए 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी यानी उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। मान लीजिए कि हम जो उत्तल लेंस है वो इस यहाँ पर रख देते हैं। ठीक, हमको ये पता है कि दोनों स्रोतों के बीच की दूरी कितनी भाई? 24 सेंटीमीटर है। ठीक, लेकिन जो मैंने लेंस को रखा ये भी क्लियर नहीं कि मैं इससे कितनी दूरी पर है और इससे कितनी दूरी पर है, लेकिन कंडीशन दी है कि जो ये उत्तल लेंस रखा गया है इस उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो कितनी भाई? 9 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब इन्होंने ये बताया है कि ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने, मतलब जो यहाँ पर ये आपकी वस्तु है इसका प्रतिबिंब भी एक ही बिंदु पर बने और जो ये वस्तु इसका प्रतिबिंब भी उसी बिंदु पर बने जहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस स्रोत से चलने वाली पहली किरण इस लेंस पर आपतित होती है और लेंस पर कोई प्रकाश जाती है तो वो अपवर्तित होती है, अपवर्तन की घटना होती है। तो मान लीजिए इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? यहाँ पर कहीं पर बनता है। उत्तल लेंस में वैसे भी प्रतिबिंब उधर की ओर ही बनता है। ठीक है, अब चूंकि दोनों वस्तुओं के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने तो उत्तल लेंस की 6 स्थितियां आपने पढ़ी है। एक स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बना देंगे और दूसरी स्थिति में जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो लेंस की उसी ओर बना देंगे, जो कि 6वीं स्थिति होती है। तो यहाँ से वस्तु से प्रकाश किरण चली और लेंस पर अपवर्तित होने के पश्चात इसका प्रतिबिंब यहाँ पर आई बिंदु पर मान लीजिए बन जाता है। लेंस से जो आई बिंदु की दूरी है इसको हम मान लेते हैं कुछ, मान लीजिए हम मान लेते हैं y सेंटीमीटर। कितनी दूरी? y सेंटीमीटर। ठीक, और पहली वस्तु से लेंस की जो दूरी मान लेते हैं वो कितनी मान लेते हैं? x सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि हमको दूरी पता नहीं है। तो टोटल A से B के बीच की दूरी आपकी 24 सेंटीमीटर, अगर ये दूरी x सेंटीमीटर है तो B से लेंस की दूरी कितनी हो जाएगी? 24 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, और प्रतिबिंब से इस लेंस की दूरी कितनी मानी मैंने? y सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अब इसमें यह बताया गया कि जो ये वस्तु है इसका प्रतिबिंब अगर I पर बनता है तो आपको लेंस को उस स्थान पर रखना है, यानी उस बिंदु पर रखना है कि इस वस्तु का प्रतिबिंब भी यहीं पर बने। तो मान लीजिए इस वस्तु से चलने वाली ये दूसरी किरण है। ठीक, इस बिंदु वस्तु से प्रकाश किरण चलती है, लेंस पर ऐसे टकराती है। अब ये निकलेगी ऐसे, लेकिन ये आगे जाके कहीं पर काटेगी नहीं, इस वजह से इसको हम पीछे ही बढ़ा लेंगे ऐसे। ठीक, और दोनों जो है ये किरण जो है वो यहीं पर मिलनी चाहिए, मतलब इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर बनना चाहिए और इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर बनना चाहिए। लेंस को ऐसे आपको रखना है, दिखाई पड़ रहा है ये रेखा जो आपकी जा रही है ये वापस आभास, यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब बनेगा भाई, क्योंकि उधर जाके तो मिल नहीं रही, लेंस की तरफ ही बन रही, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। उत्तल लेंस की 6वीं स्थिति आपको पता होगी। ठीक, तो यहाँ पर प्रतिबिंब आपका बन जाता है। ओके, अब हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना है कि A से लेंस की दूरी और B जो दूसरा प्रकाश स्रोत इससे लेंस की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इस स्थिति में आपको लेंस को रखना है कि प्रतिबिंब
दोनों स्थितियों में यहीं पर बनना चाहिए, ये कंडीशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम स्रोत ए ले लेंगे। स्रोत ए के लिए अगर स्रोत ए की बात करेंगे तो ए से लेंस की जो दूरी है, जिसको हम वस्तु की दूरी बोलेंगे, वो कितनी आपकी x सेंटीमीटर है। ठीक, सामने है, सामने की दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह पर पार्टी आप जानते हो। उसके बाद फोकस दूरी की बात करें तो हो जाएगी भाई प्लस का 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों प्लस का हो जाएगी? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी भाई धनात्मक होती है। प्रतिबिंब हमारा लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। अगर निर्देशांक ज्यामिति चिन्ह पर पार्टी के अकॉर्डिंग देखें तो एक्स अक्ष की धन दिशा में प्रतिबिंब बन रहा है, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान होगा वो आपका धनात्मक होगा। तो प्रतिबिंब जो है लेंस से कितनी दूरी पर मैंने माना, y सेंटीमीटर पर, तो y यहाँ पर प्लस का रहेगा। सूत्र लगा देंगे, लेंस वाला सूत्र सभी को पता होगा। सूत्र से आप सभी लोग जानते हो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। f का मान है 1/9 रख दिया। v प्रतिबिंब की स्थिति y है 1/y माइनस u का मान है -x, तो ये प्लस का 1/x, इसको इधर ले आएंगे हम। ठीक है ना, 1/y का मान निकालेंगे तो 1/y बराबर, इसको रोकेंगे 1/x को उधर ले जाएंगे तो 1/9 माइनस 1/x आ जाएगा। इसको भैया हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्लियर है इतनी बात समझ में आई? अब हम ये जो दूसरी वस्तु आपकी b यानी स्रोत b के लिए यहाँ पर इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे स्रोत b के लिए, स्रोत b के लिए अगर मैं स्रोत b के लिए बात करूँ तो देखिए उत्तल लेंस की आपने 6 स्थितियाँ पढ़ी थी, जिसमें एक स्थिति आपने ऐसी पढ़ी थी लास्ट वाली, जब फोकस और ध्रुव के प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु रखी गई थी तो प्रतिबिंब जो बना था वो उसी ओर बना हुआ था। जब उसी ओर प्रतिबिंब बना था तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों ऋणात्मक थी। तो यहाँ पर देखिए, जब अगर यहाँ पर आपका वस्तु रखी हुई है तो वस्तु की लेंस से दूरी 24 माइनस x है, तो u का मान माइनस का 24 माइनस x होगा। और जो प्रतिबिंब बन रहा है उसी ओर बन रहा है, तो जो v का मान होगा वो भी ऋणात्मक होगा। और प्रतिबिंब की लेंस से दूरी कितनी, y सेंटीमीटर, तो y सेंटीमीटर वही माइनस का हो जाएगी। अच्छा, फोकस दूरी तो आपकी 9 सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि जो लेंस है वो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। सूत्र लगा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। 1/f का मान 9, ठीक, f का मान 9 है भाई। v प्रतिबिंब की जो दूरी है वो आपकी कितनी, माइनस का y कर दिया, माइनस 1/u का मान आपका माइनस का 24 माइनस x, माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/y को इधर ले आएंगे, 1/y बराबर 1/9 उधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/24 माइनस x, पहले इसको उतार लिया, 1/9 को उधर ले गए तो माइनस का 1/9 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 में भी 1/y का मान इतना आया है और समीकरण 2 में भी 1/y का मान इतना आया, तो समीकरण 1-2 से RHS बराबर हो जाएगा, क्योंकि LHS बराबर तो RHS बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से अगर मैं देखूँ तो 1/24 माइनस x और माइनस 1/9 बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/9 माइनस 1/x के। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/24 माइनस x, दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, दिखने में कोई दिक्कत होगी तो थोड़ा इधर लिख देंगे, 1/24 माइनस x लिख लिया मैंने, 1/x को इधर लाएंगे तो प्लस का 1/x हो जाएगा, बराबर 1/9 आपका है, माइनस 1/9 उधर गया तो प्लस का 1/9 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू निकाल के आपको बताते हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x और x का 1 का गुणा होगा तो x हो जाएगा प्लस 24 माइनस x का गुणा 1 से होगा तो ये 24 माइनस x हो जाएगा, और बटे में x का गुणा 24 से करेंगे तो ये 24x हो जाएगा, माइनस x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए इधर हल करेंगे, एक हर ले लेंगे क्योंकि हर सेम है, एक कितना हो जाएगा 2, माइनस x प्लस x 0 हो गया, और 2 से 24 को काटेंगे 12 आ जाएगा, 12 बटे में 24x माइनस का x स्क्वायर बराबर 1/9, कैंची गुणा करेंगे तो 24x माइनस का x स्क्वायर बराबर 12 न भैया कितना होता है भैया, 108 होता है। इसको उधर ले जाएंगे, सबको उधर उठा ले जाएंगे तो ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, 24x उधर जाएगा, माइनस का 24x हो जाएगा, 108 पहले से उधर आपका प्लस का है और एक पक्ष में आपका 0 बच जाएगा। ये एक आपकी बन जाएगी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करना जानते हो सभी लोग, 108 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि आपका 24 आ जाए, ठीक है ना। तो 108 के फैक्टर करना सभी लोग जानते हो, 18 कितना आ जाएगा भाई, 18 108 होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 18x माइनस का 6x प्लस का 108 बराबर कितना हो जाएगा 0। इन दोनों में हम x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 18 हो जाएगा, इन दोनों में माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 18 हो जाएगा बराबर 0। दोनों ब्रैकेट
में x माइनस 18 हम कॉमन मिल जाएगा हमें, एक ब्रैकेट में x माइनस 6 बच जाएगा बराबर 0। जब x माइनस 18 को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, और जब x माइनस 6 बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बताइए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर जी दो दूरियाँ हैं, इसका क्या मतलब? तो इसको देखिए हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आप x का मान 18 सेंटीमीटर लेते हो, x का मान 18 सेंटीमीटर लेते हो, तो देखिए किसी समीकरण में आप रखोगे, यहाँ पर देखिए आप x, अगर ये दूरी आपकी 18v तो ये कितनी बच जाएगी बताइए? 24 माइनस 18 करोगे 6 बच जाएगी। मतलब अगर स्रोत a से दूरी आपकी 18 सेंटीमीटर तो b से आपकी 6 होनी चाहिए। अगर b से आपकी 18 है तो इधर से आपकी 6 होनी चाहिए। ठीक है, नहीं एक स्रोत से 6 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए और दूसरे स्रोत से आपकी 18 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो दोनों के बीच की कुल दूरी 24 सेंटीमीटर आनी चाहिए, तो आ जाएगी। इसी तरीके से जब एक स्रोत से दूरी 18 लोगे और एक स्रोत से दूरी 6 लोगे, तभी ये स्थिति आपको मिलेगी कि दोनों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनेगा। इस सवाल का आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए न्यूमेरिकल पर ज़रूर फोकस कीजिए। न्यूमेरिकल किसी पेपर में भाई हार्ड तो आते ही हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तब आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ कम समझ में आए तब भी आप क्लास में बने जरूर रहिए, क्योंकि आप बने रहोगे तो आपको बाद में धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप क्लास छोड़ के जाओगे तब आपको बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। ठीक है, आज ये छोड़ते चले जाओगे, कल वो छोड़ते चले जाओगे, सब छूटता ही चला जाएगा, कुछ तैयार नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरे का हमारा घा पाठ है, तीसरे का घा पाठ, इस प्रश्न में देखिए क्या बोला जा रहा है कि 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं यानी आपतित की जाती हैं, तो उनसे क्रमशः 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तथा 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्लांक नियतांक यानी एच का मान आपको निकालना है। दिया क्या क्या दिया गया, सबसे पहले इसको नोट करते हैं। यहाँ पर देखिए लैम्डा 1 का मान दिया गया है 800 एंगस्ट्रॉम। सभी को पता है एक एंगस्ट्रॉम में भैया 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सारी दूरियाँ MKS पद्धति में रखेंगे। लैम्डा 1 पहली तरंगदैर्ध्य दी गई, इसको ले सकते हैं 8 गुणे 10 की पावर। देखिए 2 जीरो का मतलब 10 की पावर 2, और प्लस 2 से -8 जाएगा तो माइनस का 8 बचेगा। 8 गुणे 10 की घात -8 मीटर लिख सकते हैं। दूसरी तरंगदैर्ध्य लैम्डा 2 का मान कितना दिया गया भाई 700 एंगस्ट्रॉम, तो लिख देंगे 700 एंगस्ट्रॉम। इसी तरीके से इसको ले सकते हैं 700 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर, तो लैम्डा 2 का मान आ जाएगा 7 गुणे 10 की घात माइनस 8 मीटर। 2 जीरो 10 की पावर 2 ले सकते हो, 10 की पावर 2 से 10 की पावर माइनस 10 जाएगा तो 10 की पावर कितना बचेगा भाई -8 ही तो बचेगा। अब ये आपको दूसरी तरंगदैर्ध्य दे दी गई। आगे बोला गया है कि उनसे क्रमशः, देखिए पहले गतिज ऊर्जा, देखिए गतिज ऊर्जा को दो तरीके से लिखा जाता है, EK से भी लिख सकते हो और K से भी लिख सकते हो। K का मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई EK से लिख देते हैं EK। ठीक, तो EK1 का मान दिया गया है। पहले जो गतिज ऊर्जा दी गई वो कितनी दी गई है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो EK2 का मान दिया गया है द्वितीय स्थिति में जो गतिज ऊर्जा दी गई वो 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से गुणा कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा कि प्लांक नियतांक यानी आपको H का मान निकालना है। प्लांक नियतांक H से ही लिखा जाता है, उसी का मान निकालना है। तो हम यहाँ पर भैया सूत्र लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सूत्र लगा देंगे। सूत्र कौन सा लगाएंगे इनके अकॉर्डिंग? सूत्र होता है HC अपान में लैम्डा इक्वल टू W प्लस कितना होता है भाई EK, जहाँ EK क्या होती है गतिज ऊर्जा, W क्या होता है कार्यफलन, H क्या होता है प्लांक नियतांक, C क्या होता है प्रकाश की चाल निर्वात में, लैम्डा क्या होती है तरंगदैर्ध्य। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहली, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर किसके लिए भाई पहली तरंग के लिए, तो पहली तरंग के लिए आपकी तरंगदैर्ध्य दी गई। पहली तरंग के लिए सूत्र निकालेंगे। पहली तरंग के लिए इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं इसको? देखिए H और C नियतांक है, वैसे नियत रहेंगे। लैम्डा 1 आपका हो जाएगा पहली तरंग के लिए, क्योंकि पहली तरंग के लिए लैम्डा 1 का मान दिया गया है। W आपका वैसे ही रहेगा। EK की अगर बात करें, काइनेटिक एनर्जी आपको पहले के लिए कितनी दी गई है भाई
K1। ये देखिए नियत क्यों है, क्योंकि इनका मान यहाँ पर दिया नहीं गया ना, तो इसलिए नियत ही है। तो ये पहली तरंग के लिए। तथा अगर मैं दूसरी तरंग की बात करूँ, दूसरी तरंग के लिए इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरी तरंग के लिए यही सूत्र आपका भैया बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, सवाल इतना भी आसान नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा HC अपान में λ2, क्योंकि दूसरी तरंग के लिए जो तरंग दैर्ध्य दी गई वो λ2 दी गई, इक्वल टू आपका W प्लस का कितना हो जाएगा EK2, क्योंकि EK2 यानी जो दूसरी तरंग के लिए गतिज ऊर्जा का मान है वो आपको दिया गया है, तो इसलिए EK2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए आप जब समीकरण 2 से 1 को घटा दोगे, ठीक, तो आपको देखिए जो मिलेगा उसमें केवल यही चीज़ बचेगा जिससे हल करने में आसानी रहेगी। तो चलिए घटाते हैं। जब HC λ2 से HC λ1 घटाएंगे बटे में जो है आपका, तो HC कॉमन मिल जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 1/λ2 माइनस का 1/λ1। घटाइए HC बटे λ2 से माइनस HC बटे λ1, तो HC कॉमन मिल जाएगा, 1/λ2 माइनस 1/λ1 बच जाएगा। RHS से RHS को घटाएंगे, जब इससे इसको घटाएंगे तो देखिए W से W आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा EK2 बचेगा, और इससे घटा किसको रहे हैं EK1 को, क्योंकि W से W आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए H का मान आपको निकालना है, C का मान दिया गया 3 × 10⁸। λ2 की अगर बात करें तो λ2 का मान आप देख सकते हो 7 × 10⁻8 लिख दिया, 7 × 10⁻8, फिर माइनस 1/, λ1 का मान दिया गया है 8 × 10⁻8, 8 × 10⁻8 इक्वल टू EK2, गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख दिया 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस। इसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों लिखा है अभी बता रहे हैं, सोल्यूशन थोड़ा सरल हो जाए इसलिए मैंने लिखा है। EK1 का मान दिया गया है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख दिया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा H गुणे में 3 × 10⁸, 10⁻8 दोनों में से आप कॉमन ले सकते हो, माइनस 1/10⁻8, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा, और ब्रैकेट बचेगा 1/7 माइनस 1/8। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। इक्वल टू 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटाओगे तो बच जाएगा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻19 जूल। अब ये जूल में हो गई, सारे जो मान है वो MKS पद्धति में है, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने जूल में अब बदल लिया, ठीक। पहले बदलते तो घटाने में आपको थोड़ा कैलकुलेशन में समझना पड़ता, अब समझना कुछ नहीं। अब देखिए H गुणे 3 × 10⁸, 8 और 8 मिलके हो जाएगा 16, 8 एकम 8, 7 एकम 7, 8 से 7 जाएगा 1 बच जाएगा, और नीचे 8 7 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इक्वल टू 2.2 गुणा कर लेंगे इसका हम, 16 दूना होता है 32, और 16 दूना 32, और 32 में 3 हासिल 35, 0.1 और 2 अंक आगे यहाँ पर लग जाएगा, और गुणे 10 की पावर आपका माइनस का 19 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए H का मान निकालेंगे तो सबको 75 कर देंगे, 3.52 गुणे में आ जाएगा 56, क्योंकि इधर बटे में, गुणे 10 की पावर माइनस 19, और बटे में आपका आ जाएगा ये संख्या 3 × 10 की पावर 16। इसको सॉल्व करना तो आप सभी को पता है। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 56 का 3.52 से क्या करना है गुणा करना है, ये आपका आ जाएगा 197.12। गुणा करके तो यहाँ पर बताएंगे नहीं क्योंकि इतना समय नहीं भाई। 10 की पावर माइनस 19, ये 10 की पावर 16 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 19, और ये 10 की पावर 16 ऊपर जाएगा माइनस 16, ये आपका हो जाएगा 10 की पावर भैया माइनस का 35, और बटे में आपका 3 हो जाएगा। भाग कर लीजिए, आप भाग करोगे तो H का मान निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आएगा देखिए 3 छंग 18, 1 बचा 17 हो गया, तीनों पक्षी भाई हो गया 15, ठीक है। और उसके बाद तीनों पक्षी जब 15 हो जाएगा तो 2 बचा, 1 मिलके 21 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 7 21। तो यहाँ से देखिए आपका क्या मान के निकल के आया, H का मान निकल के आया 3 छंग 18, तीनों पक्षी 15, 3 7 21, 65.7 करके कुछ आएगा, और गुणे 10 की घात भैया माइनस का 35। अच्छा, प्लांक जो नियतांक H होता है उसका मात्रक क्या होता है जूल सेकंड, क्या मात्रक होता है जूल सेकंड। तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल में जब कोई मान निकालते हैं तो वो साइंटिफिक मान यानी मानक मान के रूप में इसको लिखते हैं। तो मानक मान क्या दशमलव के 1 अंक तक लिखना है, तो H का मान कितना हो जाएगा देखिए, इस पॉइंट को आगे बढ़ा लीजिए 6.57 कर लीजिए, और गुणे 10 की पावर, आप पॉइंट इधर बढ़ा रहे हो तो घात में 1
जो घात होगी वो बढ़ जाएगी। तो -35 में जैसे एक जोड़ोगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा, -34। मात्रा क्या होता है, जूल सेकंड। वैसे भी आप सभी को पता भी है कि प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो 6 मैंने कुछ गलती किया क्या भाई, 6 ठीक, या ऐसे भी इसको थोड़ा लिखा जा सकता है 6 जब दशमलव के बाद कोई संख्या के बाद कोई संख्या होती है और वो 5 से बड़ी होती है तो इसमें एक ऐड कर देते हैं, तो इसे 6.6 और गुणे 10 की घात -34 भी लिखा जा सकता था। ठीक, और आपको पता है कि प्लांक नियतांक का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 होता भी है। तो इतना बड़ा ये भैया न्यूमेरिकल था। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, तो अब चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में। हमारा जो खंड सा है ये पूरा सॉल्व हो चुका है। खंड द की ओर बढ़ते हैं, और इसमें देखिए सबसे पहले प्रश्न जो पूछा गया है का पार्ट में, वो पूछा गया है कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, आपको प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की परिभाषा देना है, क्या होती है। देखिए सबसे सरल लैंग्वेज में आपको मैं बताता हूँ कि जो व्यतिकरण की परिभाषा होती है वो क्या होती है। आपको पता है जब किसी माध्यम में, और उसके बाद इसमें ये भी पूछा गया कि व्यतिकरण की जो आवश्यक शर्तें हैं वो लिखिए। 3 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको इसमें क्या लिखना है कि जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति के तरंगे क्या की जाती है भाई, एक ही दिशा में चलती हैं, तो माध्यम के अध्यारोपण से, ठीक है, तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होती है वह क्या होती है, उन तरंगों की तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक है, और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर समपोषी व्यतिकरण होता है, और जहाँ पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है। तो ये हो गया भाई प्रकाश का व्यतिकरण। अब इसके बाद आती है इसमें कि जो है व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या होना चाहिए। तो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तों में तो देखिए पहली शर्त आपको पहले ही मिल गया कि ये समान आवृत्ति की तरंगे होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए बहुत सारी हैं आपके व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, जैसे दूसरी है आपकी दोनों तरंगों की आवृत्तियां और तरंग दैर्ध्य बराबर होनी चाहिए। ठीक है, व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों की जो आवृत्तियां हैं और तरंग दैर्ध्य हैं वो बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम भी लगभग बराबर होने चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए, और दोनों प्रकाश स्रोत बहुत ही संकीर्ण होने चाहिए। ठीक है ना, ये जो होती हैं ये व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें होती हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये व्यतिकरण तो आता ही रहा होगा। ये तो थ्योरी पोर्शन था और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। देखिए आज की क्लास हम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो थोड़ा सा बड़ी होगी। ठीक है, और आप सभी लोग यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को आगे की क्लास मिलेगी। क्लास कैसी लगी आज की कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।